A very warm welcome to all my viewers. Today I am going to start explain new chapter of class 6, that is chapter number 2, from hunting gathering to growing food. Students, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो स्टार्टिंग के जो ह्यूमंस थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, इधर उधर घूमने का उनका पर्पज़ क्या था, उनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, वो कहाँ रहते थे, किस किस जगहों पे रहते थे, गुफा में रहते थे तो कैसे चित्र बनाते थे, चित्रकारी के बारे में हम जानेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के बारे में जानेंगे, आग की खोज के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और जो बदलती हुई जो जलवायु है उसके बारे में जानेंगे, और जो पुराने समय के जो आदिमानव थे वो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे किए, उनके बसने की प्रक्रिया के विषय में जानने की कोशिश करेंगे, और जो उनका जो न्यू जो लाइफ स्टाइल था, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। इस लाइफ स्टाइल का मतलब ये हो गया कि वो कैसे खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, या फिर चीज़ों को कैसे इकट्ठा करते थे, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है ग्रोइंग गैदरिंग। ठीक है, तो चीज़ों को पैदा करके उसको इकट्ठा करना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। और इसमें हम पत्थर का भी उपयोग पढ़ेंगे कि पत्थर का वो किन किन जगहों पे कैसे कैसे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग बर्तनों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे उनको पहले क्या किया जाता था, कि पहले जो आदमी हुआ करते थे अगर वो मर जाते थे तो उनको दफनाया जाता था, तो कैसे दफनाया जाता था। तो इन सब चीज़ों की विषय में हम विस्तार रूप में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आइए तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट पैरा जो हमारा दिया हुआ है ये तुषार के जर्नी के बारे में दिया हुआ है। आइए फर्स्ट पैरा। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. इसका मतलब ये है कि तुषार जो था वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो रेल में उसे एक खिड़की वाली सीट मिल गई किसी तरीके से, तो जहाँ वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तो तेज़ दौड़ती हुई जो रेलगाड़ी थी उसके ज़रिए उसने ये देखा कि पेड़ पौधे थे, जो घर थे या फिर खेत खलिहान थे, वो बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके जो अंकल थे उसने उनके कंधे पर टिप किया, मतलब ठोका, और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ साल बाद, यानी कि कुछ दशक बाद ही आई थी। तुषार ये सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां ही नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आइए देखते हैं क्या है। सेकंड पैरा हमारा दिया हुआ है कि अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, यानी कि लोग इधर उधर आखिर में घूमते क्यों थे। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैरा। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली as 2 million years ago. Today, we describe them as hunter gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. इसका मतलब ये है कि आइए मतलब हम उनके बारे में जानते हैं जो लोग इस सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। वो क्या थे? वो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, यानी कि शिकार करते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे। हंटर गैदरर्स मीन्स होता है चीज़ों का शिकार करना, उसको इकट्ठा करना। तो उनको हंटर गैदरर्स नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि खाना खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ और चिड़ियों को भी पकड़ते थे। फल हो गया, जड़ हो गया, यानी कि मूल हो गया,
दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे आदि वो इकट्ठा किया करते थे। आइए आगे देखते हैं। हंटर्स गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। इसका मतलब ये है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे और ऐसे करने के बहुत सारे कारण थे उनके पास। आइए जानते हैं उन कारणों को। उनमें से कुछ हमारे सामने हैं, जैसे फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. इसका मतलब पहला ये कारण था कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अच्छा, दूसरा पैरा देखिए क्या दिया हुआ है कि सेकंड, एनिमल मूव्स animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer or wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. दूसरा ये कारण था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण हो गए और जो भी मवेशी कैटल्स थे वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते रहे होंगे। यही कारण रहा होगा कि लोग घूमा करते थे। आइए तीसरी बात देखते हैं। तीसरा कारण क्या था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तीसरे जो रीज़न है ये बताता है कि जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसमों में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में मतलब उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य अन्य इलाकों में घूमा करते थे। चौथा कारण भी यहाँ दिया हुआ है कि फोर्थ, पीपल, प्लांट्स and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams, and rivers, while many rivers and lakes are perennial. So, perennial river means that river that contain water throughout the year. Others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons. It means winter or summer. तो चौथा कारण ये है कि पानी के बिना, आप जानते ही हैं सभी लोग, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। और पानी जो है वो झील में, झरनों में और नदियों में ही मिलता है। तो यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी जो है कभी सूखता नहीं है, लेकिन जो कुछ नदियाँ हैं और कुछ झीलें हैं उसकी पानी जो है सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ये ऐसी झीलों और नदियों के तलाश में किनारे पे बसे हुए लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था या फिर जाना पड़ता था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगला पैरा दिया हुआ है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, यानी कि हमें इन लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आइए पहला पैरा देखिए, लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट, जैसा कि हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। आइए देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स have found some of the things hunter gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. इसका मतलब ये है जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कुछ ऐसी भी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे वो करते थे। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर हो गया या फिर लकड़ी हो गया या हड्डियों के बने हुए औजार का उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हो। तो इनमें से देखिए, इनमें से कुछ पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, सेकेंड पैरा देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हाँ, आगे पत्थरों और लकड़ियों के बने हुए औजार मिलेंगे। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क मीन्स फ्रॉम जो ट्री से मिलता है, एंड हाइट्स, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spear and arrow for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as a firewood. Wood was also used to make huts and tools. तो स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ ऐसे भी औजार थे जिनका उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस
को काटने में और पेड़ों की छाल यानी कि बार्क्स बार्क्स मतलब छाल होता है, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। और कुछ के साथ हड्डियां या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर क्या कहते हैं उसको, भाले और तीर धनुष जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो कुछ औजारों से तो लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने में भी किया जाता था। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप, ठीक है, सामने दिया हुआ है ये फोटो। जैसे पेड़ की छाल को कैसे इस नुकीले पत्थर से निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आइए अगला पैरा देखते हैं कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। इसमें ये जानेंगे कि रहने की जो जगह थी वो कैसे डिसाइड करते थे। तो यहाँ पे मैप देखने की बात करी गई है कि लुक एट द मैप नंबर 2 बिलो। तो ये देखिए मैप है ये, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो जगह है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मेहरगढ़, यहाँ पे आप देखो पाकिस्तान साइड में आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में। मैंने मैप देखने का तरीका भी आपको बता रखा है। एक प्लस का साइन बनाओ अपने सामने, जो आपके राइट साइड में पड़ेगा वो ईस्ट साइड, और उसके ठीक अपोजिट साइड का सेक्शन वो वेस्ट साइड, ऊपर साइड का सेक्शन नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ। तो आप अपने वेस्ट साइड में देखो मेहरगढ़ दिखेगा, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर में आ जाओ सीधे ऊपर बुरझौम, ऐसी ऐसी जगह जो जगहें हैं। फिर नीचे आएंगे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं मिली थी। फिर उसके नीचे आएंगे मुंबई है, इनाम गांव है। ठीक है, ऐसे तमाम जगह थे जहाँ पे हमें आदिमानव के रहने के अवशेष आदि और प्रूफ हमें पता चले कि हाँ आदिमानव यहाँ रहा करते थे। तो ये मैप देखने की बात थी फिलहाल। आइए देखते हैं। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। यानी कि आप देख सकते हैं जो लाल रंग से जितने भी ये ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए भीमबेटका की गुफाएं, जैसे भीमबेटका ये, ठीक है। दूसरा देखिए हुंसगी या कुरनूल केव्स, ये सारे जो हैं, ठीक है, ये सारे जो जगह हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे एविडेंस, जहाँ पे हंटर और गैदरर्स थे। आइए आगे देखते हैं। Many sites were located near source of water such as river and lakes। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो बहुत सारे जो भी ऐसे जो साइट्स हैं, यानी साइट्स का मतलब जो जगह हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें मिल रही हैं, वो झीलों और नदियों के किनारे ही पाए गए हैं। ठीक है, उसके पीछे भी कारण है, आप जानते ही हैं कि नदियों के किनारे रहना बहुत ही आसान होता है। प्रॉपर तरीके से हमें पानी मिल जाता है पीने के लिए, और मान लीजिए अगर कोई फूड हंटर गैदरर है तो वो मछली वगैरह पकड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के काम लोग करते थे। आइए देखते हैं आगे। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वर ईजिली अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि जो स्टोन टूल था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे अच्छे पत्थर मिल सके। मैंने बताया वो जगह नदी के किनारे भी हो सकते हैं, वही थे ही जहाँ पे नदियों के किनारे ही हमें सारी चीज़ें मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में क्या दिख रहा है आप देख सकते हो कि ये आगे कोई लग रहा है जैसे कोई एनिमल दौड़ रहा है, उसके पीछे कोई आदमी है वो उसको दौड़ा रहा है। ठीक है, तो जानिए आप कि ये जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जो केव्स हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, उस गुफाओं में ऐसे चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण जो मध्य प्रदेश मैंने बताया ही, मध्य प्रदेश हो गया या सदर्न यूपी की बात करें, ठीक है, उन गुफाओं में मिले हैं। तो इनमें जंगली जानवरों का जो है बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, ये फोटो आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये गुफाएं हैं। तो इस गुफाओं में आप देख सकते हो जो रेड रेड स्पॉट टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है, ये चित्रकारी किए गए हैं ये। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है साइट्स के बारे में। साइट्स का मतलब होता है कि जो पूरा स्थल होते हैं जहाँ पे चीज़, मतलब इन चीज़ों के हमें अवशेष मिले हैं, लाइक औजार के, बर्तन के या छोटी छोटी इमारतों के। आइए देखते हैं क्या लिखा है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under water. Okay, you will learn more about different skill in the later chapter। आप इसके बारे में और अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में जानोगे। फिलहाल साइट्स के बारे में यही बताया जा रहा है कि ये साइट्स ऐसे जगह होते हैं
या ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पे जो टूल्स होते हैं या यूटेंसिल्स या फिर स्पेशली जो बर्तन होते हैं या इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष का मतलब होता है जो दबे हुए टूटे हुए खंडहर टाइप के मिलते हैं, उसे कहते हैं साइट्स। तो ऐसी वस्तुओं का जो निर्माण था लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ करके चले गए। और ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं। तो इन पुरास्थलों के बारे में आप सभी लोग अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए, आग के विषय में मैंने बताया था, मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में बताया था कि आप आग के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप नंबर 2। मैंने ऊपर आपको मैप दिखाया था, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें कुरनूल की जो गुफाएं हैं, यहाँ देखो आप, साउथ इंडिया साइड में, ठीक है, यहाँ देखिए कुरनूल की गुफाएं, ठीक है। इस कुरनूल की गुफाओं में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आदि मानव के अवशेष मिले थे और लोग आग जलाना सीखा कर किए। इसमें देखिए लिखा है ट्रेशेस एंड एश हैव बीन फाउंड हियर। दिस सजेस्ट्स दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे राख के भी अवशेष मिले हैं और आरंभिक लोग जो थे, मतलब आदिमानव लोग थे, वो आग जलाना इसका मतलब सीख गए थे। इस गुफा से ये पता चलता है। और आग का जो इस्तेमाल है कई कई कामों के लिए किया गया होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए, सामने दिया हुआ है, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस मछली भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, तो इसके लिए आग का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए अगला टॉपिक दिया हुआ है एक लाइन में कि व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, यानी कि हम आज आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आप जानते हो अच्छे से, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए टॉपिक दिया हुआ है नेम एंड डेट्स। ठीक है, नाम और तिथियों के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक एक पैरा पढ़ के बताऊंगा, फिर आप इसको समझना अच्छे से। Archaeologists have given lengthy name for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. The name pointed to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle, and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैलियोलिथिक एज। ठीक है, यानी कि हम जिस काल के बारे में, यानी कि पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें पुरातत्वविद थे, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसके बहुत बड़े बड़े नाम रखे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें ऐसा लगता था कि जो ये पैलियोलिथिक एज है, ये क्या था, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो पुराने पुराने शब्दों से। एक है पैलियो यानी कि पुराना, और लिथिक यानी कि स्टोन यानी कि पत्थर। ठीक है, इसको हिंदी में पाषाण काल भी कहते हैं। तो यह नाम जो है ये वो पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों से के महत्व को बताता है। क्या है कि पैलियोलिथिक एज को हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, ध्यान रहे आप लोग को। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी स्टार्टिंग से अगर देखें कि 20 लाख से स्टार्ट हुआ और 12,000 साल तक आया वो। ठीक है, इस काल को, यानी कि जो पैलियोलिथिक एज है, ये इतना बड़ा है, आप देख सकते हो कि 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल तक के टाइम पीरियड को 3 भागों में बांट दिया गया है। क्या है? आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि आप देख सकते हो लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। और ये आप जानते हो कि मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic. Mesolithic means middle stone. Stone tools found during this period are generally tiny, tiny means छोटे, and are called microliths. Microliths were probably stuck
on to handled of bones or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continue to be in use. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस काल में हम पर्यावरण के जो बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक कहते हैं, ठीक है, यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं, जिसमें जो पत्थर थे उनकी साइज थोड़ी सी छोटी थी, ठीक है। वही है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो कब से कब तक आता है, 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक माना गया है। और इस काल के जो भी पाषाण काल जो औजार थे आमतौर पे बहुत छोटे हुआ करते थे, क्योंकि नाम ही इसका माइक्रोलिथिक है, ठीक है। और माइक्रोलिथिक यानी कि छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा और लिथिक मैंने बताया मीन्स पत्थर, ठीक है, यानी कि लघु पाषाण इसको कह सकते हैं। तो प्रायः इन औजारों में जो हड्डियां और या फिर लकड़ियों के जो मुट्ठे लगे जो हंसुए और आरी जैसे औजार मिला करते थे, इसके साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर अगो इज नोन एज द न्यूलिथिक। सो व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स, ठीक है। तो आप जान सकते हो कि अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है और इसे न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल भी कहते हैं। नवपाषाण काल का मतलब क्या होता होगा, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट पैरा इसका। वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड इन द नेम्स ऑफ द सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ द मेनी मोर प्लेसेस इन द लेटर चैप्टर्स। Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. इसका मतलब हमने जो कुछ आपके स्थानों के नाम लिए हुए हैं, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली ये है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर एक ही चैप्टर में डाल देंगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इस वजह से इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ एक सेक्शन वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो अक्सर हम उसी पुराने स्थानों के नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या क्या नाम रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इतने भी अच्छे या फिर प्रूफ नहीं आए आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू जिसका हम अच्छे से अध्ययन कर सकें। हाँ तो स्टूडेंट आइए ये नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो बदल रही है अब, ठीक है। बदलती हुई जो जलवायु है वो क्या प्रभाव डालती है, ठीक है। अराउंड 12,000 ईयर अगो देर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस इन मेनी एरियाज। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. That is, ये IE का मतलब होता है that is animal that survived on grass, ठीक है। तो इस पैरा का मतलब ये है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु थी उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आए और उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी। तो उसका रिजल्ट ये आया कि कई क्षेत्रों में जो घास के मैदान थे वो बनने लगे, ठीक है। ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान जहाँ बड़े बड़े घास, ठीक है, ग्रो किया करते थे। तो जब घास आए तो इससे क्या हुए, जो हिरण थे, बारहसिंघा थे, भेड़ थे, बकरी, गाय, ये सभी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। दोज हु hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. इसका मतलब ये है कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, वो सभी लोग उनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे कि हाँ ये कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। और हो सकता हो कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, ठीक है। और साथ ही साथ इस पीरियड में, इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, ठीक है। आगे हम जानेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। आपको मैं बता दूं सबसे पहला पालतू जानवर जो आदि मानव के जरिए पाला गया था वो कुत्ता था, डॉग, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैरा, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। आइए फर्स्ट पैरा देखते हैं। लिखा है दिस वॉज ऑल्सो टाइम वेन सेवरल ग्रीन बेयरिंग grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of subcontinent. Men, women
and children probably collected these grains as food and learnt where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way people became farmers. इसका मतलब ये है कि जो सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, अलग अलग इलाकों में गेहूं हो गए, जौ, धान जैसे अनाज जो है वो नेचुरली ग्रो करने लगे। और इसी वजह से शायद जो महिलाएं थीं, लेडीज़ और जेंट्स या फिर जो बच्चे थे, इन अनाज और भोजन के लिए इनको बटोरना शुरू कर दिए, यानी कि कलेक्ट लगे करने वो। ठीक है, जैसे हमने बताया हंटिंग एंड गैदरिंग, तो लगे इसका गैदरिंग करने, वो इकट्ठा करने लगे। और साथ ही साथ वो ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगाते हैं, ठीक है, कब पककर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए? कृषक बन गए। ठीक है, वही फार्मर्स, कृषक। देखिए आगे नेक्स्ट पैरा है कि पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog, जैसा मैंने अभी बताया। Later peoples encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in the herds and most of them ate grass. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. ठीक है, तो इस पैरा का मतलब ये है कि इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास जो मतलब चारा वगैरह रख कर जानवरों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा और उसको पालतू बना लिया। टेम मीन्स पालतू बना लिया होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो क्या था? कुत्ते का एक जंगली पूर्वज था, यानी कि कुत्ता ही था। ठीक है, डॉग। तो धीरे धीरे लोग क्या क्या पालने लगे? धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को अट्रैक्ट करने लगे। और ऐसे जो जानवर जो झुंड में रहते थे, ठीक है, और ज़्यादातर घास खाते थे, सिर्फ वो ऐसे जानवरों को ही वो बुलाते थे अपने पास। और अक्सर लोग जो अन्य जो जंगली जानवर के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और धीरे धीरे वो इस तरह से क्या बन गए? पशुपालक बन गए होंगे, यानी कि वो हर्डर्स बन गए होंगे। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा हमारा, नेक्स्ट पेज, डोमेस्टिकेशन। ठीक है, डोमेस्टिकेशन क्या है? Domestication is the name given to the process in which people grow plants and looks after animals. Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild plant and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grains and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो लोग थे वो पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया जो थी वही है डोमेस्टिकेशन। तो अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर जो थे वो अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। और इसका वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में जो अपनाए गए पौधे या जानवरों का जो लोग सिलेक्शन करते थे, बस वही इम्पोर्टेंट था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो लोग सिर्फ उन्हीं पौधों या जानवरों का सिलेक्शन करते थे जिनसे बीमार होने की संभावना बहुत कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को या फिर उन्हीं प्लांट्स को ही सिलेक्ट करते थे और जिसके क्या थे, जिसके ग्रीन्स यानी जिसके दाने जो थे, ठीक है, जिसके दाने वाले अनाज पैदा होते थे। और साथ ही जिनकी मजबूत जो डंठलें थीं वो अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। तो इस वजह से लोग ऐसे ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन भी किया करते थे। आइए देखते हैं आगे। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटी। इसका मतलब ये था कि ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर वो लोग रखते थे ताकि फिर से उनको ग्रो करने के लिए, ठीक है, उनके जो क्वालिटी है वो लोग सेव करके रख सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of the wild animal are usually much larger than those of domesticated animals. इसका मतलब ये था कि उन्हीं जानवरों को भी मतलब सेलेक्ट किया जाता था रिप्रोडक्शन के लिए, या वो बच्चे पैदा कर सकें जो आम तौर पर अहिंसक हुआ करते थे, यानी कि जो डेंजरस नहीं थे, जैसे हो गया गाय हो गई, बकरी हो गई या घोड़े हो गए, इस टाइप के। तो इसलिए जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी पाले हुए जो जानवर हैं, ठीक है, वो या तो कृषि के लिए अपनाए गए पौधे हों या जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे क्या हो गए, अलग होते गए। जैसे मिसाल के तौर पे देखा जाए तो जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवर जो थे उनके दांत और सींग वो छोटे हुआ करते थे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, हमारे सामने दो पिक्स दिए हुए हैं जिसमें एक के दांत बहुत बड़े बड़े हैं और एक के दांत छोटे हैं। तो आप सिंपल देख करके पता लगा सकते हो, ठीक है, कि जो बड़े वाले दांत है किसी जंगली जानवर के होंगे और ये जो छोटे वाले दांत हैं किसी टेम एनिमल के, ऐसे किसी पालतू जानवर के होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला पैरा हम। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produce that we use as a food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. यानी कि क्या था कि जो बसने की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में चल रही थी। तो ये तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 12,000 साल पहले ये शुरू हुई थी, ठीक है। और रियलिटी में जो हम आज खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो सब क्या है, वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। यानी कि कह सकते हैं कि जो कृषि के लिए जो भी अपनाई गई जो प्राचीन, जो सबसे पुरानी जो फसल है, यानी कि गेहूँ और जौ, ठीक है, यानी व्हीट मीन्स गेहूँ और बार्ले मीन्स जौ, ये दोनों जो आते हैं वो सब उसी तरीके से सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आदि मानव था उसने सबसे पहले क्या बोया, गेहूं और जौ, चावल वगैरह बोया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जानवरों में के पालने में क्या उन्होंने किया था, कुत्ता पाला सबसे पहले, उसके बाद भेड़, बकरी, घोड़े आदि को उन्होंने पाला, यानी कि डोमेस्टिकेशन किया उसका। आइए देखते हैं हम आगे न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है, यानी कि एक जो नई जीवन शैली थी वो क्या हुआ। तो एज यू कैन सी दिस नेक्स्ट पैरा, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स and in some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. And then the grain had to be used carefully. यानी कि आप क्या देख सकते हैं कि जो भी पौधे के बीज को अगर आप बोते हो तो क्या पाओगे, यही पाओगे ना कि इसको मतलब ग्रो करने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। तो टाइम क्या हो सकता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, या फिर साल भी लग सकता है। इसलिए कोई भी प्लांट अगर ग्रो करना हो तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो अगर देखभाल करनी है तो एक ही जगह पे रुकना पड़ेगा लंबे समय तक, ठीक है। यानी कि एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि बीज बोना है, बोने से लेकर के फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई करनी पड़ेगी, और जो भी उसमें खरपतवार आते थे उन सबको हटाना पड़ेगा, जो घास वास अपने आप जो निकल आते हैं, और जानवरों और चिड़ियों से उसकी क्या करनी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे काम शामिल थे। तो कटाई के बाद जो था वो अनाज बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता था, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने एक फ़ोटो बना हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले सीड है, तब वो सीड फूड बनता है, तब वो गिफ्ट होता है, तब वो स्टोर होता है, ठीक है। ये गिफ्ट का मतलब ये है कि आप कलेक्ट करके किसी को दे सकते हो, उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एज ग्रीन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, ठीक है। इन मेनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द
ग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि अनाज और जो भी भोजन थे उसके सीड्स को दोनों को रूप में दोनों के रूप को बचा करके रखना ज़रूरी था। यानी अनाज भी बचाना है और उसका सीड्स भी बचाना है, ताकि जो सीड्स है वो फिर हम कभी बो दें तो कहीं और ग्रो हो जाए। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते थे, इसके भंडारण की बात सोचने लगे, ठीक है, स्टोर करने के लिए। और इसमें बहुत से इलाकों में लोगों ने क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनाई और ज़मीन में गड्ढा खोदा, जहाँ पे वो अपने इस फूड ग्रेन्स को, अनाज के दानों को, ठीक है, संभाल करके रखते थे। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसको बेटा आप खुद से करिए और सोचिए समझिए, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच वाले ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ज़रूर आप इस चीज़ पर विचार कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ये पूछ रहा है क्या आपको लगता है कि शिकारी या जो भी भोजन संग्रह करने वाले लोग थे वो बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते रहे होंगे। तो इसको आपको सोचना है। आइए तब तक हम देखते हैं स्टोरिंग एनिमल्स, नेक्स्ट पैरा हमारा जो है। तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो जानवर होते हैं वो जाहिर सी बात है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, यानी अपने बच्चे पैदा करते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। तो अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें और क्या मिल सकता है, मांस मिल सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि पशुपालन जो है वो भोजन के भंडारण का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे हमारे सामने, अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट आर द एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे। बहुत सिंपल सा है, आप समझ सकते हो कि भोजन के अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, और आजकल जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है, आप जानते हो। आइए नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के जो भी कृषक थे, सबसे पहले के बारे में और उनके पशुपालकों के बारे में आइए जानते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है टर्न टू द मैप नंबर 2 ऑन पेज नंबर 13, वो आप देख लेना। ठीक है, सिंपल सा फंडा मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे देखा गया था, हमने इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप दिया गया था, ठीक है, उसमें कुछ स्क्वायर्स बने थे, कुछ ट्रायंगल्स बने थे, कुछ रेक्टेंगल्स बने थे, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में थे, वो इंडिकेट कर रहे थे कि कहाँ क्या क्या है। ठीक है, वही है। तो यहाँ पे दिया गया कि यू विल नोटिस a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. There are founds all over the subcontinents. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in the east and south India. यानी कि क्या कर सकते हैं कि जो भी हम मैप देखते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सिंबल्स बने हुए हैं, कहीं स्क्वायर के बने हुए हैं, कहीं रेक्टेंगल के बने हुए हैं, ठीक है, उसको देखने से हमें क्या पता चलता है कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो स्टार्टिंग में जो भी हमारे फार्मर्स थे या फिर जो भी हर्डर्स थे, ठीक है, उनके होने का हमें एविडेंस देते हैं, ठीक है, प्रूफ देते हैं कि हाँ ये वहाँ पर थे, और ये पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गए, उपमहाद्वीप में फैल गए थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा कश्मीर में है, ठीक है, और क्या है, और साउथ इंडिया का। ठीक, देखिए आगे नेक्स्ट पैरा, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स और फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट्स स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ द बर्न्ट ग्रेन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर रियलिटी में देखें तो ये जो जगह हैं, चाहे हम फार्मर्स और ये जो हर्डर्स हैं, इनकी बस्तियां थी यहाँ पे, मतलब लोग झुंड के झुंड बनाकर रहते थे या नहीं, ये इसकी जांच करने के लिए खुद जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उसके एविडेंस को पता लगाने के लिए खुदाई में जो मिले हुए पौधे और पशुओं की हड्डियों का नमूने का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि खुदाई करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है ना कि ये
ग्रुप में रहते थे या अलग अलग रहते थे, तो हम उसके एविडेंस के अकॉर्डिंग ही पता लगाते थे। तो एविडेंस में क्या करते थे, खुदाई करते थे, तो मान लीजिए उसमें पौधे मिल रहे हैं, ठीक है, और पशुओं की हड्डियां मिल रही हैं, उनके नमूनों का अध्ययन करते थे। और इनमें से सबसे रोचक क्या थी, सबसे अच्छी चीज़, जो जले हुए अनाज के दानों के जो अवशेष हैं वो थे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली, यानी कि जो दाने थे वो कैसे जले होंगे। ठीक है, दीज में हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. इसका मतलब क्या है कि जो जले हुए दाने थे वो कैसे जल गए होंगे, ऑटोमेटिक या फिर किसी तरीके से आग वाग लग गई होगी तो जल गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है, इस तरीके से ये पता चलता है कि जो उस सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारी जो थी वो क्रॉप्स का ग्रो किया गया होगा। ठीक है, यानी कि फसलें उगाई गई होंगी, और वैज्ञानिक जो हैं, जो साइंटिस्ट थे, वो डिफरेंट जो एनिमल्स की हड्डियों का भी पहचान कर रहे थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आइए, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस इन बुरझौम। बुरझौम कहाँ है, कश्मीर में। पीपल बिल्ट पिट हाउसेज which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. ये पूरे पैरे का मतलब सीधा सा ये है कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे, जो पुराने जो भी हमारे साइट्स थे, यानी कि जो पुरास्थल थे, ठीक है, वहाँ पर झोपड़ी हो गए और घरों के उनको निशान मिलते गए, जैसा कि हमने बुरझोम या कश्मीर में बताया गया इस पैरे में। ठीक है, क्या थे कि बुरझोम के पास जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिनको क्या कहते थे, जिनको अगर कहीं जो गड्ढे के जो नीचे रहते हैं, ठीक है, जो गड्ढे के मतलब गड्ढा खोद करके नीचे रहते थे उसके मतलब, और गर्तवास कह सकते हैं, गर्त मीन्स होता है गड्ढा। ठीक है, कहते हैं ना कि गर्त में चले जाओ, तो उसी से मिलता जुलता है ये गर्तवास, तो उसको गर्तवास भी कहा जाता था। तो इसमें और देखिए, इस गर्तवास में यानी कि जो गड्ढे के नीचे जो लोग रहते थे घर बना करके, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिसको आप प्रेजेंट टाइम में कह सकते हो मॉडर्न वर्ड में अंडरग्राउंड लोग रहते थे। ठीक है, अंडरग्राउंड अपना घर बनवाते थे, तो उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, और इससे उन्हें क्या होता था, ठंड के मौसम में भी सुरक्षा मिलती होगी। तो जो भी हमारे के आर्कियोलॉजिस्ट थे वो झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की उनको जगहें मिली हैं। तो ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ये इस घर के डिज़ाइन को देख करके पता चलता था। ठीक है, आप भी घर पे अपने आप पिट हाउस बना के देख सकते हो अगर जगह हो तो। और नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. Many of these are different from earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These includes tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grains even today, several thousands years later. At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bones. ठीक है, तो इसका मतलब इस पूरे पैरे का इन द सेंस ये है कि बहुत सारी जो जगह थे वहाँ पे पत्थर के भी औजार मिले थे। ठीक है, इनमें से कई ऐसे थे कि जो भी पैलियोलिथिक टूल्स से क्या थे, डिफरेंट थे। जैसा कि हमने आपको बताया था ना कि ये क्या है, ये एक लिथिक एज है, यहाँ पे आपको पत्थरों के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। तो ये थे पैलियोलिथिक, मतलब पूरा पाषाणकालीन उपकरण जैसे। ठीक है, अब ये डिफरेंट थे, पैलियोलिथिक टूल से ये डिफरेंट थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, न्यूलिथिक एज। ठीक है, और न्यूलिथिक एज में वो वाले भी औजार हैं, यानी कि टूल्स हैं जिसकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी,
यानी कि उसको और शार्प किया जाता था नियोलिथिक में। ठीक है, पैलियोलिथिक में जो औजार थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन नियोलिथिक में बहुत अच्छे औजार आ गए थे तो थे पत्थर के ही, ठीक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले। इसमें और देखिए और भी क्या थे कि ओखली और मूसल का भी प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, आज हजारों साल बाद भी वो ओखल और मूसली का जो प्रयोग है अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। अब तो कहीं कहीं घर में अब तो मिक्सर आ गया, वो बात की बात है, अदरवाइज सिलबट्टे का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, यानी उसके औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, हमने आपको बताया था। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये देखिए ये स्टोन है, इस स्टोन से बने हुए जो औजार थे ये नियोलिथिक एज के हैं, यानी इसीलिए इसको न्यू स्टोन टूल्स कहा गया। ठीक है, देख सकते हैं ये कितने शानदार एकदम ऊपर की तरफ कर्व हैं। ठीक है, इन सारे स्टोन्स का अलग अलग वर्क हुआ करता था, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे जानेंगे। तो मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। दीज वर समटाइम्स decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils that now became an important part of the diet. इतना हम आपको पहले बता देते हैं इसका मीनिंग क्या था। ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि इसमें जो नवपाषाण काल के जो भी मतलब जगह थे, साइट्स थे, वहाँ कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। ठीक है, और इस पर क्या था, कुछ डेकोरेशन भी किया गया था उसको सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, डेकोरेटेड किया गया था उसको, और उसमें चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था। और इस बर्तन का उपयोग लोग कहाँ करते थे, खाना बना करके रखने के लिए इसमें क्या करते थे। और बर्तनों का प्रयोग जो है उसमें और चावल हो गए, गेहूँ हो गए, या फिर दलहन जैसी जो फसल थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अलग अलग भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को इसमें रखते थे और वो इनकी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। इसके साथ ही साथ आइए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स दे बिगन वेविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। इसका मतलब क्या था कि इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, अब लोग वीवर भी हो गए थे। यानी हमने देखा हंटर्स हुए, हंटर के बाद लोग क्या हो गए, गैदरर हो गए, अब लोग वीवर भी हो गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या थे, कॉटन जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कॉटन मतलब होता है कपास, रुई जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, रुई जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैरा। आप देखो यहाँ पर पे ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये जार बना हुआ है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि इसमें क्या इकट्ठा करते हैं, चावल भी रख सकते हैं, गेहूँ भी रख सकते हैं, या फिर कोई भी, ठीक है, दलहन वाली फसल इसमें रख सकते हैं। तो ये है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ये कि डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere, people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. इसका मतलब क्या है कि ये जो चेंजेस हुए हैं हर जगह एक ही स्थान पर आए होंगे, आपको लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ क्या था कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पर जो भी मेल फीमेल थे वो शिकार करते थे और क्या करते थे, गैदरिंग करते थे फूड का, यानी भोजन संग्रह करते थे। ठीक है, और वहीं पे अन्य लोग क्या करते थे, अन्य लोग हजारों सालों से धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाना शुरू किया। ठीक है, तो बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपना जो है जीवन यापन या फिर जीविका चलाते थे। ठीक है, सीज़न के अकॉर्डिंग, हमने बताया था कि सीज़न के अकॉर्डिंग वो इधर उधर चले जाया करते थे। आइए देखते हैं अ क्लोजर लुक, नेक्स्ट पैरा, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो इंडियन पॉलिटिकल मैप की मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बारे में है। तो फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप नंबर 2 पेज नंबर 13। मैंने आपको बताया मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, आप मैप में देख लेना। ठीक है, दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बलून पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ठीक,
इसका मतलब ये है कि ये ईरान जाने वाले, ठीक है, ईरान के आसपास पड़ेगा। ये क्या है कि दिस साइट लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन्स, यानी कि ये बहुत ही उपजाऊ भूमि की जगह पड़ता है। ये जो आपका मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा? बलून पास के पास, जो आज प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पास ही है, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान जाने का सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At the site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. यानी कि मेहरगढ़ जो है वो एक कैसा स्थान है, वो एक ऐसा जगह है जहाँ के जो मेल और फीमेल थे वो इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ को उगाना शुरू किए और भेड़ और बकरी को पालना शुरू किए, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ डिफरेंट एनिमल्स के क्या मिले, बोन्स भी मिले हैं, और किस किस एनिमल्स के, लाइक डियर है यानी कि हिरन है, और सुअर जैसे जंगली जानवरों की, ठीक है, और भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पैरा है हमारा यहाँ पे कि अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। ईच हाउस हैड 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. इसका मतलब देख लीजिए आप, आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है मेहरगढ़ में बना हुआ घर, जो कि एक स्क्वायर फॉर्मेट में है, ठीक है। तो क्या है कि मेहरगढ़ में इसके अलावा क्या थे, चौकोर, ठीक है, यानी कि स्क्वायर फॉर्मेट में और रेक्टेंगल फॉर्मेट में घर के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हुए हैं। और हर घर में क्या है, 4 हैं या 4 से ज़्यादा कमरे हैं उसमें, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लोग वहाँ इसमें रहते ही थे, हो सकता हो रहते हों, ठीक है, हो सकता हो लोग रहते हों, या फिर हो सकता हो लोग इसमें अनाजों का भंडारण भी करते हों, हमने बताया, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं कि व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है। यानी कि जब लोग मर जाते थे यहाँ पे, ठीक है, तो उस टाइम जो लोग उनके लोग हुआ करते थे वो लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई है जहाँ पे कोई है जो मरा हुआ है, ठीक है, उसका जो स्केलेटन वहाँ यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो वाइट कलर में जो स्केलेटन है वो किसी आदमी का होगा या किसी लेडीज़ का होगा, वो हम आगे जानेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्केलेटन किसी लेडीज़ का है या किसी जेंट्स का है। फिलहाल आप ये देख सकते हो। और जो ब्लैक कलर के जो भी स्केलेटन्स हैं ये किसी एनिमल्स के हैं, ठीक है। लोग रिस्पेक्ट देते थे कि उसके जब वो मर जाता था तो उसके साथ उसके कुछ एनिमल्स को भी वो लोग दफना देते थे इसके साथ। क्यों, आइए देखते हैं कि पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। ब्रूअल इज वन such arrangements. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. ठीक है, इसका मतलब क्या था कि मरने के बाद क्या करते थे लोग, समानता जो मर जाता था उसके सगे संबंधी उसको बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे, और लोगों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, इतनी ज़्यादा उनकी आस्था थी उनमें कि उनको ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, ठीक है। यानी कि वो अगली दुनिया यानी रीबर्थ के बारे में भी यकीन रखते थे। इसलिए क्या करते थे, जब लोगों को वो दफनाते थे कब्र में, ठीक है, तो उस डेड बॉडी के साथ साथ कुछ सामान भी रखते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसे बहुत सारे जो हैं कब्र मिले हैं कि जिसमें क्या है कि एक कब्र में एक कोई डेड बॉडी के साथ एक बकरी को भी दफना दिया जाता था, ठीक है, ताकि इसलिए दफनाते थे कि हो सकता हो कि नेक्स्ट वर्ल्ड में जब ये इंसान जाएगा तो उसको ये जो बकरी हो गए या फिर भेड़ हो गए या मुर्गी हो गई, ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पे हेल्प करेंगी, सर्व करेंगी एज ए फूड। आइए हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ये एल्सवेयर का है, यानी कि एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको बताऊं, आप सभी लोग स्टूडेंट्स हो और स्टूडेंट्स का काम होता है कुछ इनोवेटिव करना, और यहाँ पे देखो कुछ स्टूडेंट्स से मिलकर के बहुत ही शानदार
इनोवेशन किया था, कुछ खोजा था। क्या था इसमें? फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। आप सभी लोगों के पास एटलस की बुक होगी, उसमें आप फ्रांस को ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। द पेंटिंग बिलो इज द फॉर्म ऑफ केव इन द फ्रांस। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो। यानी कि जो ये पेंटिंग आपको दिखेगी नीचे, ये पेंटिंग फ्रांस के 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर के ढूंढा था किसी गुफा में, किसी केव में, और कब? लगभग 100 साल पहले, ठीक है। और इसमें क्या है कि पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर एगो। और नियर अबाउट ये जो पेंटिंग बनी हुई है, ये जो पेंटिंग बनी हुई है, ये लगभग 10,000 या 20,000 साल पुरानी पेंटिंग है ये, ठीक है। आइए, अब मेनी ऑफ दीज वर एनिमल्स सच एज, और इस पेंटिंग में क्या है? बहुत सारे एनिमल्स हैं। कैसे? वाइल्ड हॉर्सेज हैं, ऑर्क्यूक्स हैं। ऑर्क्यूक्स क्या है? एक बहुत पुराना एक जंगली कोई जानवर है, वो है। बाइसन है, होली राइनोसॉर्स हैं, रेंडियर हैं, बियर हैं, और पेंटेड। ये सारी चीज़ें क्या हैं? किससे हैं? पेंटेड हैं, पेंट की हुई हैं ब्राइट कलर से। नेक्स्ट पैरा है, दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स। अब आपको सोच के हैरानी होगी, ये जो कलर्स हैं, ठीक है, देख सकते हो कुछ ब्लैक कलर में है, कुछ येलो कलर में है, कुछ ऑरेंज कलर में है, कुछ वाइट कलर में है। ये कलर बने कैसे हैं? ठीक है, तो दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम द मिनरल्स लाइक ऑर्क और आयरन ओर एंड चारकोल। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन द सेरेमोनियल ओकेजन्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो पेंटिंग्स हैं, हो सकता हो किसी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे बनी होंगी, ठीक है, या फिर कोई होता है ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन वगैरह पड़ता है, उसमें पेंटिंग वगैरह बनाए होंगे। यही सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये पेंटिंग कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। प्रेजेंट टाइम में आप हो सकता हो आपको ना अच्छी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये उस टाइम की सबसे बेस्ट खोज रही होगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन एक और दिया हुआ है, ठीक है, ये न्यूलिथिक साइट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं न्यूलिथिक साइट। मैंने बताया था न्यूलिथिक मीन्स जहाँ पे जो पत्थर के जो भी औजार बनते थे या जो भी स्टोन के टूल्स थे, वो बहुत ही गुड क्वालिटी के हुआ करते थे। फाइंड टर्की इन योर एटलस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस न्यूलिथिक साइट्स कैटलह्यूक, ठीक है, कैटलह्यूक नाम है, टर्की में एक साइट है, was found in Turkey. Several things were brought from great distance. Flint from Syria, ठीक है, Syria cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea and used in the settlement. ठीक है, यानी कि क्या है कि एटलस में जब आप तुर्की को ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको न्यूलिथिक साइट्स में सबसे पुराने और फेमस जो भी साइट्स हैं, वहाँ पे क्या मिलेगा? ह्यूक मिलेगा। ह्यूक तुर्की में ही है। यहाँ पे क्या था कि दूर दूर मतलब स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका क्या करते थे? यूज़ करते थे। जैसे क्या है कि सीरिया से लाया गया कोई फ्लिंट मतलब होता है चकमक पत्थर होता है, ठीक है, या रेड सी से लाया गया कौड़ी, मतलब आज प्रेजेंट टाइम में जो सिक्के चलते हैं, कॉइन चलते हैं, उस टाइम कौड़ियाँ चलती थी, ठीक है। ये था लाल सागर, मतलब रेड सी से लाई गई कौड़ी हैं, या भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी से लाई गई जो सीपियाँ हुआ करती थी, ठीक है, शेल्स कहते थे उसको। हाँ, ये सभी चीज़ें यूज़ किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स। तो याद रखें उस टाइम, आप जानते हो उस टाइम कोई गाड़ी वगैरह नहीं था, गाड़ी लोग बनाते नहीं थे, तो कैसे आते थे लोग? तो मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ द पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाई पीपल्स। यानी कि क्या थे उस समय लोग, कोई भी पहिया वाला गाड़ी तो नहीं हुआ करता था, इसलिए लोग सामान कैसे लाते थे? या तो खुद लाते थे या जानवरों की पीठ पर लाद करके ले जाया करते थे, ठीक है। आइए, ये चीज़ें हो गई पूरी, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू।